क्या आप जानते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई कट लगता है या इंजरी होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और उसके थोड़ी ही देर बाद ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग स्टॉप क्यों हो जाती है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर बॉडी मैनेजेस टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑन इट्स ओन? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम यही समझने वाले हैं कि बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जो ब्लीडिंग को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। Hello everyone, welcome back to my channel Science Unfolded. My name is Vinodni and in today's lecture I will be discussing about hemostasis. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें hemostasis का मीनिंग समझना होगा। hemostasis जो वर्ड है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, हीमो प्लस स्टेसिस। हीमो या फिर हीम वर्ड कहीं भी यूज होता है, उसका मतलब होता है ब्लड, और स्टेसिस मतलब होता है स्टैग्नेट या फिर स्टॉप, मतलब ब्लड को स्टॉप करने की प्रोसेस को ही हीमोस्टेसिस कहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कट लगा, ब्लीडिंग शुरू हुई, तो हमारी बॉडी एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस एक्टिवेट करती है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस हमारा बॉडी जो है वो एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करता है। डेलिकेट बैलेंस मतलब कि जब भी इंजरी होती है, किसी भी टिश्यू में या ब्लड वेसल में इंजरी होती है, तो हमारा बॉडी जो है सेम टाइम पे दो काम करता है। एक तरफ जहाँ पे टिश्यू कट हुआ, ब्लड वेसल कट हुई, रप्चर हुई, वहां पे क्लॉटिंग करवाता है। पैरेलली जहाँ पे ब्लड वेसल हेल्दी है, जो ब्लड वेसल्स हेल्दी है, वहां पे प्रॉपर लिक्विड ब्लड फ्लो मेंटेन करता है। तो सेम टाइम पे दो काम करता है, एक इंटीग्रेट बैलेंस मेंटेन करता है। क्योंकि अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं करेगा तो अगर बहुत क्लॉटिंग हो जाएगी, ज्यादा क्लॉटिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्लॉट्स, अनवांटेड क्लॉट्स ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे तो ब्लॉकेज हो सकता है, जिस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। या फिर अगर क्लॉटिंग नहीं हुई तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है, और इस कंडीशन को हीमोफीलिया कहते हैं। इसीलिए हीमोस्टेसिस एक हाईली रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। अब हीमोस्टेसिस समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि हम हीमोस्टेसिस में बात कर रहे हैं ब्लड वेसल के रप्चर होने की। तो चलिए समझते हैं। ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल को ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घरों में वाटर पाइप यूज करते हैं ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में एक ब्लड पाइप होता है। ब्लड पाइप्स होते हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है, उसी को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो अगर हम ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर समझें, इस पार्ट को हम अगर मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो ये देखिए ऐसा कुछ होता है। ये ब्लड वेसल का इनसाइड है, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है इस साइड, और ये आउटसाइड है, इधर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड के कांटेक्ट में जो पार्ट आता है ब्लड वेसल्स का, उसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं या फिर ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। ये इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ब्लड वेसल्स की। जो मिडिल पार्ट होता है जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ट्यूनिका इंटरना में इंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर इंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इंडोथीलियल सेल्स हैं और ये इंडोथीलियम है। अब जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक रियल हैंड स्पेसिमेन है, ह्यूमन बॉडी का रियल हैंड है, जिसमें कि लिक्विड डाइट प्लास्टिक्स इंजेक्ट कराया गया ब्लड वेसल्स में, जो कि ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है। तो लिक्विड डाइट प्लास्टिक इंजेक्ट कराया, ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो गया, सराउंडिंग का टिश्यू रिमूव कर दिया, तब ये ऐसा दिख रहा था। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी बॉडी में कितना कॉम्प्लेक्स और डेंस नेटवर्क होता है आर्टरीज का और वेन्स का। बॉडी एक इनक्रेडिबल ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ वेसल्स बनाती है। देख रहे हैं आप कितना कॉम्प्लेक्स है ये ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर, कितने ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और इम्यून सेल्स सर्कुलेट होते हैं। अब अगर इसी ब्लड वेसल्स में इनमें से किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाती है, कोई भी पार्ट रप्चर हो जाता है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसी टाइम पे हमारा बॉडी जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, जिसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, और उसी के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए आपका रहा ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर। ये देखिए आपका ये हो गया ट्यूनिका इंटरना, ये हो गया आपका ट्यूनिका मीडिया, और ये हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना। इधर भी ऐसा ही है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटरना में मैंने बताया कि इंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, ये इंडोथीलियम प्रेजेंट है, और ये इंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट हैं। अब यही एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं वो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जो कि हीमोस्टेसिस में हेल्प करता है। और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस करवाती हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो
डाउन करवाती हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कट लगा, ये ब्लड वेसल है आपका, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे कट लग गया, रप्चर हो गई यहाँ से ब्लड वेसल्स, तो क्या हुआ, एंडोथीलियम डैमेज हो गई। एंडोथीलियल जो सेल्स हैं, ये देख रहे हैं आप, एंडोथीलियल ये जो ऐसी प्लेट्स आ रही है, एंडोथीलियल सेल्स हैं, वो डैमेज हो गई हैं। कोलेजन जो ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होता है वो भी एक्सपोज हो गया है और ब्लड बाहर फ्लो होने लगा। तो अब यहीं से यही होता है स्टिमुलस, हीमोस्टेसिस एक्टिवेट होने के लिए। जैसे ही एंडोथीलियम डैमेज होता है, कोलेजन एक्सपोज होता है, ब्लड लीक होता है, तो एक स्टिमुलस जाता है हमारी ब्रेन को कि ब्लड में इंजरी हुई है। तो हीमोस्टेसिस बेसिकली 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे ही टिश्यू में कट हुआ, इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जिसको हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टेप भी कहते हैं। इनको हम डिटेल में आगे समझेंगे, अभी आप एक ओवरव्यू समझिए। सबसे पहले हुआ इंजरी हुई, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हुई, फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हुई। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में एक कैस्केड चलता है, किसका, कोगुलेटिंग फैक्टर्स का। हमारी बॉडी में 13 कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि कोगुलेशन में या क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका एक कैस्केड चलता है, जिससे होती है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब ये स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाने के बाद क्लॉट रिजोल्यूशन होता है, जिसको क्लॉट रिट्रैक्शन भी कहते हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ क्लॉट। क्लॉट परमानेंटली तो रह नहीं सकता ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसको रिमूव करना भी होगा। जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो हमारी बॉडी क्लॉट को भी रिमूव करती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उस स्टेप को कहते हैं क्लॉट रिजोल्यूशन। तो चलिए हम इन चारों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, फर्स्ट स्टेप है। आप ये देखिए, इन्हीं को अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड प्राइमरी हीमोस्टेसिस और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड वन इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और कोगुलेशन कैस्केड, एंड फोर्थ वन इज क्लॉट रिजोल्यूशन और रिट्रैक्शन। तो चलिए फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है, वैसो मतलब वेसल एंड कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नैरो डाउन, मतलब ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, नैरो डाउन होना। अब देखिए, ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है, एक हेल्दी ब्लड वेसल है जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है। कट लगा, इंजरी हुई, ब्लड वेसल डैमेज हो गई, ब्लड वेसल रप्चर हुई, डैमेज हो गया, एंडोथीलियम डैमेज हो गया, कोलेजन एक्सपोज हो गया, ठीक है। अब बॉडी स्टार्ट करेगी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ल्यूमेन बड़ा है, ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन देख रहे हैं कितना चौड़ा है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो नैरो डाउन हो गई है, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कट लगा आपकी बॉडी में, कट लगा या इंजरी हुई, फिर क्या हुआ, एंडोथीलियम डैमेज हुआ। एंडोथीलियम डैमेज हुआ तो एंडोथीलियल सेल्स, सबसे पहले क्या हुआ, एंडोथीलियल सेल्स एक्टिवेट हो गई। एंडोथीलियल सेल्स जो एंडोथीलियम में प्रेजेंट थी, एंडोथीलियल सेल्स एक्टिव हो गई, ठीक है। सेकेंड क्या हुआ, और क्या हुआ, जब कट लगा, इंजरी हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ, एंडोथीलियम डैमेज हुआ, जिसकी वजह से एंडोथीलियल सेल्स एक्टिव हो गई, सेल्स एक्टिव हो गई। फिर क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं नोसीसेप्टर्स, कुछ पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नोसीसेप्टर्स कहते हैं। तो जैसे ही इंजरी हुई, पेन हुआ, तो नोसीसेप्टर्स जो पेन रिसेप्टर्स हैं, जिनको हम नोसीसेप्टर्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन को स्टिमुलस भेजते हैं कि बॉडी में इंजरी हुई है, रिफ्लेक्स दो जिससे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, स्मूथ मसल्स जो कि ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो, और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाए, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाए और ब्लीडिंग कम हो। तो क्या हुआ, सेल में इंजरी हुई, एंडोथीलियम डैमेज हुआ, एंडोथीलियल सेल्स एक्टिवेट हुई, और सेकंड क्या हुआ, नोसीसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलस भेजते हैं ब्रेन को, तो पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए और ब्रेन को सिग्नल दिए, किसके लिए, एक न्यूरल रिफ्लेक्स एक्टिवेशन के लिए। और उस रिफ्लेक्स में क्या होता है, एक मैसेज आता है स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्मूथ मसल्स ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होती हैं, जिससे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। थर्ड क्या होता है, कोलेजन भी एक्सपोज हो जाता है, कोलेजन एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, जो एक्टिव होती हैं, वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं एंडोथिलिन, एंडोथिलिन सिक्रीट करती हैं।
एंडोथिलिन सिक्रीट करती हैं। ये क्या होती हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होती हैं, पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती हैं। और क्या रिलीज करता है? वॉन विलेब्रेन फैक्टर भी रिलीज करता है। वॉन विलेब्रेन फैक्टर रिलीज करता है, जो कि एक ग्लू की तरह काम करता है। इस हीमोस्टेसिस में ये ग्लू की तरह काम करता है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ग्लू की तरह वर्क करता है। ये एक पेप्टाइड है। एंडोथिलिन एक पेप्टाइड है और वॉन विलेब्रेन फैक्टर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है। और क्या करता है एंडोथेलियल सेल्स? और क्या करते हैं? एनो और प्रोस्टासाइक्लिन के सिक्रीशन को स्टॉप करते हैं। एनो और प्रोस्टासाइक्लिन का काम क्या होता है? वैसो डायलेशन कराना, वेसल्स को डायलेट कराना। पर अभी हमें क्या है? अभी हमको वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाए। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना है, तो वैसो डायलेशन को रोकना पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स वैसो डायलेशन कराते हैं उनको स्टॉप करना पड़ेगा, उनको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो एनो एंड प्रोस्टासाइक्लिन जो होते हैं वो पोटेंट वैसो डायलेटर्स होते हैं, इसीलिए इनका सिक्रेशन रोकता है। आप इस प्रोसेस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में वाटर पाइप है और वो लीकेज हुआ है, तो हम लीकेज को रोकने के लिए सबसे पहले या तो टैप को बंद कर देते हैं या फिर पाइप को प्रेस करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वाटर फ्लो कम हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? वाटर फ्लो कम होता है तो उसमें एक टेम्परेरी सीलिंग करते हैं, कोई पॉलीथीन से या कोई क्लॉथ से किसी से एक सीलिंग करते हैं, जिससे पानी रुक जाए थोड़ी देर के लिए या फिर कम हो जाए थोड़ी देर के लिए। फिर हम मार्केट जाते हैं, कोई परमानेंट सीलर लेके आते हैं लाइक एमसील, और फिर पाइप को सील कर देते हैं, जिससे परमानेंटली लीकेज रुक जाए। एक्जैक्टली उसी तरह हमारी बॉडी भी वर्क करती है। जब भी इंजरी होता है, लीकेज होता है, तो सबसे पहले पाइप को नैरो डाउन करती है। ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, फिर एक टेम्परेरी सीलिंग करवाती है जिसको प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद एक परमानेंट सीलिंग कराती है जिसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें सबसे पहला स्टेप था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें क्या हुआ? इंजरी हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोज हुआ, एंडोथेलियल सेल्स एक्टिव हुए, पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हुए जो कि ब्रेन को सिग्नल दिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए। एंडोथेलियल सेल्स जो है वो एंडोथेलिन रिलीज करती हैं जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। वॉन विलेब्रेन फैक्टर रिलीज करती हैं जो कि एक ग्लू की तरह वर्क करता है और इनहिबिट करती हैं एनो और प्रोस्टासाइक्लिन के सेक्रीशन को, क्योंकि ये वैसोडाइलेटर्स हैं और हमको अभी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप समझ गए आप। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जब जिसको प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होती है? टेम्परेरी सीलिंग होती है, मतलब एक टेम्परेरी या फिर वीक क्लॉट बनता है इसमें, जिससे कि परमानेंट सीलिंग के लिए या परमानेंट जो क्लॉट बनता है, स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्लेटलेट एडहेशन होता है, फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है और फिर होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया था, आपने समझ लिया वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या क्या होता है, कैसे होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आप समझ गए। इसमें क्या हुआ था? एंडोथेलियल सेल्स एक्टिव हुई थी, सिक्रीट किया था एंडोथेलिन जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराया था। सिक्रीट किया था उन्होंने वॉन विलेब्रेन फैक्टर जो कि एक ग्लू की तरह एक्ट करता है, और एक्सपोज हुआ था कोलेजन। ठीक है। तो अब क्या हुआ? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, कोलेजन एक्सपोज हो गया, वॉन विलेब्रेन फैक्टर रिलीज हो गया। अब इसको आप ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी हो गई एक ब्लड वेसल। ठीक है। जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब इस पे होगी प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है। ये यहाँ पे आपका एंडोथेलियल सेल्स है, ये आपका यहाँ पे कोलेजन एक्सपोज्ड है, और यहाँ से आपका आ रहा है ब्लड रिलीज हो रहा है, लीक हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या हुआ? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो गया, कोलेजन एक्सपोज हो गया। अब एंडोथेलियल सिक्रीट कर रहा है क्या? वॉन विलेब्रेन फैक्टर सिक्रीट कर रहा है जो कि ग्लू की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या करेगा? ये कोलेजन से, एक्सपोज कोलेजन से जाके बाइंडिंग कर लेगा। वॉन विलेब्रेन फैक्टर कोलेजन से बाइंड कर लेगा। बाइंडिंग करने के बाद क्या होता है? अब कोलेजन से बाइंड कर लिया वॉन विलेब्रेन फैक्टर, तो जो प्लेटलेट्स जो ब्लड से फ्लो होके आ रहे हैं उनमें होता है रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर होता है, जिससे बाइंड हो जाता है वॉन विलेब्रेन फैक्टर। ग्लाइकोप्रोटीन 1b GP1b रिसेप्टर्स प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। ये प्लेटलेट्स हैं आपके, ये ब्लड के साथ आ रहे हैं। ब्लड में आपको पता है क्या क्या होता है, पढ़ चुके हैं आप। ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है।
तो जब ब्लड आ रहा है बाहर तो उसके साथ प्लेटलेट्स भी आ रहे हैं। प्लेटलेट्स में होता है GP1B रिसेप्टर जो कि वॉन विलेब्रेन फैक्टर से बाइंड हो जाता है। तो मैंने क्यों बोला था वॉन विलेब्रेन फैक्टर जो होता है वो ग्लू की तरह एक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है कोलेजन और प्लेटलेट्स के बीच में। कोलेजन और प्लेटलेट की बाइंडिंग कराने के लिए ये एक तरह से ग्लू का काम करता है, ब्रिज की तक का काम करता है। तो अब क्या हुआ, प्लेटलेट्स आके यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए, धीरे धीरे अटैच होने शुरू हो गए, और इसी स्टेप को कहते हैं प्लेटलेट एडेशन। प्लेटलेट एडेशन ये स्टेप होती है, प्लेटलेट एडेशन हो गया। ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस की फर्स्ट स्टेप है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप है ये प्लेटलेट एडेशन। कैसे हुआ प्लेटलेट एडेशन? जो वॉन विलेब्रेन फैक्टर रिलीज हुआ था वो कोलेजन से बाइंड हुआ। प्लेटलेट्स में GP1B रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वॉन विलेब्रेन फैक्टर को अटैच करते हैं, और ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है प्लेटलेट्स को कोलेजन के पास लाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद, जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, इसी बाइंडिंग के जस्ट बाद प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ये रिसेप्टर और वॉन विलेब्रेन फैक्टर अटैच होते हैं तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, एक्टिवेटेड इस बाइंडिंग के बाद से हुए, तो ये क्या हो गई, सेकेंड स्टेप हो गई। अब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद कुछ चेंजेस लाते हैं, इनके शेप में चेंजेस होते हैं और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन के बाद कौन कौन सा चेंज होता है। पहला चेंज होता है कि अपना शेप चेंज करता है, शेप चेंज करता है। प्लेटलेट्स का शेप होता है ओवल और स्मूथ सरफेस, कुछ ऐसी शेप होती है। तो ये स्मूथ से स्पाइकी बन जाता है, ऐसा अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अब प्लेटलेट एडिशन के बाद, एक्टिवेशन के बाद एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन इकट्ठे होने के लिए बाइंडिंग होनी चाहिए, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए बाइंडिंग होनी चाहिए। तो अगर स्मूथ सरफेस है तो बाइंडिंग वीक होती है, तो ये स्पाइकी हो जाता है, अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है और बाइंडिंग बेटर हो जाती है। अगर आप देखेंगे ऐसे स्मूथ सरफेस को बाइंड करेंगे तो वीक होगी, स्लिप करेंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर ऐसे एक स्पाइक क्रिएट हो जाता है तो बाइंडिंग बेटर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है। तो ये ऐसा शेप क्यों बनाता है, स्पाइक की शेप क्यों बनाता है? सरफेस एरिया बढ़ा के बेटर बाइंडिंग के लिए। और क्या क्या चेंजेस आते हैं इसमें? इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट में, जैसे अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेंस ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो कि हीमोस्टेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है, ADP, ATP, सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन, ऑक्सिन A2, कैल्शियम, और साथ ही साथ ये कुछ और भी रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि GP2B3A रिसेप्टर्स। ठीक है, इनको भी एक्सप्रेस करते हैं, और यही रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं इसकी थर्ड स्टेप में, प्लेटलेट एग्रीगेशन में। तो चलिए समझते हैं कैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। फर्स्ट स्टेप हो गई प्लेटलेट एडिशन, सेकंड हो गई प्लेटलेट एक्टिवेशन, अब थर्ड स्टेप होती है प्लेटलेट एडिशन। तो समझते हैं कैसे। ये कोलेजन से वॉन विलेब्रेन फैक्टर आके बाइंड हुआ था, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं GP1B रिसेप्टर जो कि विलेब्रेन फैक्टर से बाइंड कराते हैं। अब एक्टिवेट होने के बाद इसने क्या एक्सप्रेस किया, GP2B रिसेप्टर एंड 3A रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन से बाइंडिंग कराते हैं, फाइब्रिनोजन से बाइंड होते हैं। और फाइब्रिनोजन जो है, जैसे वॉन विलेब्रेन फैक्टर ग्लू की तरह या ब्रिज की तरह एक्ट किया बिटवीन कोलेजन एंड प्लेटलेट्स, उसी तरह फाइब्रिनोजन ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन टू प्लेटलेट्स। ठीक है, ये भी प्लेटलेट है। ठीक है, तो ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है, एक फाइब्रिनोजन जो है वो दो प्लेटलेट से बाइंड होता है, और ऐसे ही बहुत सारे प्लेटलेट्स आके एक दूसरे से बाइंड होने लगते हैं वाया फाइब्रिनोजन। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे प्लेटलेट्स आके आपस में जुड़ गए, तो क्या हो गया, प्लेटलेट एग्रीगेशन, दैट इज थर्ड स्टेप, एग्रीगेशन। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गई प्राइमरी हीमोस्टेसिस की। आप समझ गए, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, उसके बाद सेकंड आया प्राइमरी हीमोस्टेसिस जिसमें 3 स्टेप्स होती हैं, प्लेटलेट एडिशन फर्स्ट, सेकंड प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी हो गया। अब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन से होता क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इसलिए होते हैं, एक ये एक
ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इस स्टेप को प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी कहते हैं, प्लग फॉर्मेशन। तो ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्म हुआ है, जो बहुत सारे प्लेटलेट एग्रीगेट होके एक प्लग फॉर्म किए हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होने के लिए। ये जो प्लेटलेट प्लग है ये वीक है, इसने वीक क्लॉट फॉर्म किया है। क्लॉट तो हो गया है लेकिन वीक क्लॉट फॉर्म किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का कैस्केड होता है। तो उन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स को अपना काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये प्लेटलेट प्लग उन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसी प्लेटफॉर्म में आके वर्क करते हैं हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के वर्कर्स, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स। और एक चीज क्या होती है, ये जो स्पाइक स्ट्रक्चर शेप लेता है प्लेटलेट, इसमें क्या होते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फोलिपिड्स जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फोलिपिड एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे क्लॉटिंग फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद आप समझ गए क्या क्या होता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टेबल क्लॉट या स्ट्रॉन्ग क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अब थर्ड स्टेप में बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ये एक वीक क्लॉट को स्ट्रॉन्ग क्लॉट में कन्वर्ट करता है। तो समझते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं और वो अपना काम करते हैं, परमानेंट क्लॉट या स्टेबल या स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है, इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो हमारी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग करवाते हैं। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, दो पाथवे एक्टिवेट होते हैं। दो पाथवे कौन कौन से एक्टिवेट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, ये दोनों पाथवे पैरेलली वर्क करते हैं और फिर अल्टीमेटली क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। पर पैरेलली कैसे वर्क करते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब टिश्यू डैमेज होता है। टिश्यू डैमेज होता है तो जो डैमेज टिश्यू है वो सिक्रीट करता है फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 3 को रिलीज करता है। और इंट्रिंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब ब्लड वेसल डैमेज होती है, ब्लड वेसल डैमेज होती है। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब जब इंजरी इनसाइड है, इनसाइड इंजरी होती है, जब ब्लड वेसल में बस जब इंजरी होती है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। और एक्सट्रिंसिक मतलब जब एक्सटर्नल इंजरी होती है, एक्सटर्नल इंजरी जब होगी, जब टिश्यू भी डैमेज होगा, तब ये दोनों पाथवे काम करेंगे। क्योंकि जब भी एक्सटर्नल इंजरी होगी तो टिश्यू तो डैमेज होगा ही होगा, साथ साथ ब्लड वेसल भी डैमेज होगी, तभी तो ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर इंटरनल इंजरी होती है तो जरूरी नहीं है कि टिश्यू भी डैमेज हो रहा है। तो इंटरनल इंजरी में सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, लेकिन एक्सटर्नल इंजरी में दोनों पाथवे पैरेलली चलते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो फास्ट होता है और इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो स्लो होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है, जब टिश्यू डैमेज होते हैं। टिश्यू डैमेज होते हैं तो डैमेज टिश्यू जो है वो फैक्टर 3 रिलीज करते हैं। ब्लड वेसल्स जब डैमेज होती हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है तो रिलीज होता है फैक्टर 12, फैक्टर 12। इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और ये पाथवे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो अब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो गया। अब ये दोनों पाथवे जाके मर्ज होते हैं एंड में और कराते हैं फैक्टर 10 को एक्टिवेट, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कराते हैं, दोनों पाथवे मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कराते हैं। ठीक है, फैक्टर 10 का काम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि इनएक्टिव होता है, नॉर्मली इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल प्रोटीन है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। फाइब्रिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे थ्रेड मोनोमर्स बन जाते हैं फाइब्रिन के। जब फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि मोनोमर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस फाइब्रिन को एक फाइब्रिन स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवाता है फैक्टर 13, फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 13 जो होता है वो फाइब्रिन मोनोमर को फाइब्रिन स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवाता है और क्रॉस लिंकिंग करवाता है। तो अब ये थ्रेड में क्या हो गई, क्रॉस लिंकिंग हो गई, और इन्हीं क्रॉस लिंक में
ये अगर आपका फाइब्रिन स्ट्रैंड है तो ये क्रॉस लिंकिंग हो गई और इन्हीं क्रॉस लिंक में आके प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाते हैं और क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। यहां से देखिए आप, इंजरी हुई, वेस्कुलर स्पाज्म हुआ या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है, इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई, पहला स्टेप क्या हुआ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर क्या हुआ, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस या फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या क्या होता है, प्लेटलेट एडिशन, देन एक्टिवेशन एंड देन एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये टेम्परेरी प्लग फॉर्म हो गया, टेम्परेरी क्लॉट फॉर्म हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स दिख रहे हैं आपको, टेम्परेरी प्लग फॉर्म हो गया। अब क्या होगा थर्ड, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट फॉर्म होता है वाया इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होते हैं, दोनों कन्वर्ज होते हैं और एक मेस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये देख रहे हैं, ये फाइब्रिन मेस है, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहे हैं ये फाइब्रिन्स हैं, ठीक है। और फिर इनमें क्रॉस लिंकिंग हुई वाया किसके थ्रू, क्लॉटिंग फैक्टर 13 क्रॉस लिंकिंग कराया और उसमें आके ये रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स हैं आपके और ये प्लेटलेट्स हैं, ये आके ट्रैप हो गए और परमानेंट और स्टेबल स्ट्रॉन्ग क्लॉट फॉर्म हो गया। अब क्लॉट ब्लीडिंग रुक गई क्योंकि एक क्लॉट फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई, ये देखिए यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इंजरी थी यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई। अब क्लॉट तो फॉर्म हो गया लेकिन ये क्लॉट परमानेंट रह सकता है क्या, हमेशा रह सकता है कि, अगर हमेशा रहेगा तो टिश्यू डैमेज होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज होने लगेंगे। तो इस क्लॉट को रिमूव करने के लिए भी बॉडी में मैकेनिज्म होता है जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। तो फोर्थ स्टेप क्या होती है, क्लॉट रिट्रैक्शन और रिमूवल। इस क्लॉट को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो क्लॉट रिट्रैक्शन और रिमूवल। अब इसमें क्या होता है, क्लॉट रिट्रैक्शन या रिमूवल में क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं हमारी, हमने पढ़ा था एंडोथेलियम में प्रेजेंट होती हैं एंडोथेलियल सेल्स, तो वही एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं थ्रोम्बोमोड्यूलिन, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है, थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होता है और एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी को। प्रोटीन सी क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, जिसको टीपीए कहते हैं, इनएक्टिवेट करता है इनहिबिटर ऑफ, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, ठीक है। अब टीपीए का काम क्या होता है, टीपीए जो है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। प्लाज्मिन क्या है, फाइब्रिनोलाइजर है, फाइब्रिनोलाइजर है, ठीक है, ये फाइब्रिन्स को लाइज कर देता है, फाइब्रिनोलाइजर, लाइजर मतलब तोड़ देना, ठीक है, और फाइब्रिन्स को, तो फाइब्रिन्स को रिमूव कर देता है, जो मेस लाइक स्ट्रक्चर हुआ था, जो बना था फाइब्रिन प्लेटलेट्स और आरबीसी, उससे फाइब्रिन को तोड़ देता है तो क्लॉट रिमूव होने लगता है, ठीक है, फाइब्रिनोलाइजर है। फिर से समझते हैं इसको, जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, एक स्टेबल क्लॉट फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप समझिए, ये क्लॉट फॉर्म हो गया। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जैसे कि एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्लॉट का साइज छोटा होने लगता है, तो जो ये डैमेज्ड एजेस थे, ये एज हैं जो कट की एजेस हैं, ये पास आने लगती हैं। जब ये क्लॉट छोटा होने लगा, क्लॉट छोटा होने लगा तो एजेस, जो डैमेज टिश्यू है वो पास आने लगा, एजेस पास आने लगी, तो टिश्यू हीलिंग होना शुरू हो गई, क्लॉट छोटा होने लगा, एजेस पास होने लगी और उधर एक पाथवे एक्टिवेटेड है जो मैंने आपको अभी समझाया, एंडोथेलियल सेल्स से
थ्रोम्बोमोडुलिन रिलीज होता है जो कि थ्रोम्बिन से बाइंड होता है। थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोमोडुलिन मिलके प्रोटीन सी को एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन सी जो है वो इनएक्टिवेट करता है इनहिबिटर ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जब एक्टिवेट हो गया तो वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, और प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइजर है। तो एक तरफ ये क्लॉट का साइज छोटा होता रहता है एक्टिन और मायोसिन के कॉन्ट्रैक्ट होने से, दूसरी तरफ प्लाज्मिन आके फाइब्रिन्स को रिमूव करता है, डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, जिससे कि क्लॉट छोटा भी होता रहता है और फाइब्रिन जो जिस वायर से बंधा हुआ है वो क्लॉट वो भी डिसॉल्व होते रहते हैं, और टिश्यू की जो डैमेज टिश्यू उसके एजेस पास आने लगती हैं और थोड़ी देर में क्लॉट रिमूव हो जाता है और वो कट जो है वो क्लोज हो जाता है, टिश्यू जो है वो हील हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चारों स्टेप्स। फर्स्ट थी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड थी प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड थी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जिसमें एक कैस्केड हुआ था क्लॉटिंग फैक्टर्स का, फोर्थ हुआ क्लॉट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने समझा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हीमोस्टेसिस की कैसे होती है हमारी बॉडी में। पार्ट 2 में हम समझेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिटेल में, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, उसके बाद जो कॉमन पाथवे एक्टिवेट होता है, रोल ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन के, एंटीकोगुलेंट्स एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।